हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कक्षा 12 की बायो पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पराग स्त्रीकेसर संकर्षण पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले और भी हमने इस चैप्टर में और भी पुष्प के संरचनाओं और पुष्प के कार्यों तथा पुष्प के सभी भागों को हमने डिटेल से पढ़ा दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को मिस कर दिया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको क्लास 12th बायो के नाम से लिंक मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आप जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो क्लास 12th की बायो का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा पराग स्त्रीकेसर। अब इसको एग्जाम में पूछा किस प्रकार जाता है वो देखिए। हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पराग स्त्रीकेसर संकर्षण किसे कहते हैं। जो पराग कण है और स्त्रीकेसर उनका संकर्षण किस प्रकार से मिलकर वो कार्य करते हैं वो किसे कहते हैं। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, पराग नलिका की अंडाशय की ओर वृद्धि तथा बीजांड व भ्रूणकोश में पराग नलिका के प्रवेश को सचित्र समझाइए। ठीक है, अगर आप जानते हैं कि अंकुरण क्या होता है, पराग नलिका क्या होती है, अंडाशय क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ जानते हो तो इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए। और अगर ये सब आपको नहीं पता है तो इससे पहले की जो और लेक्चर्स हैं उनमें मैंने सब कुछ डिटेल से पढ़ा रखा है, पहले उनको जाकर देखिए, फिर इस वीडियो को भी देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहां से देख सकते हो। तो देखते हैं कि पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या होता है। देखिए, परागण के बाद स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरित होने से लेकर पराग नली के बीजांड में प्रवेश होने तक की समस्त घटनाओं को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। जब परागकण स्त्रीकेसर पर जाता है और जाने के बाद पराग नली में अंकुरित होकर प्रवेश करता है, उस समय पर होने वाली जो सारी घटनाएं होंगी उन सभी घटनाओं को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण गतिक एवं जाति विशिष्ट होता है। यह गतिक एवं जाति विशिष्ट होता है। गतिक एवं जाति विशिष्ट का मतलब क्या होता है? गतिक का मतलब इसमें गति होती है, गति का मतलब ये वृद्धि करता है। इस समय पर जो ये परागकण है वो क्या करता है? वृद्धि करता है। जाति विशिष्ट मतलब ये है अपनी जाति के जो पुष्प होंगे या फिर अपनी जाति के पौधे होंगे उनमें ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कोई परागकण दूसरी जाति के पौधों के साथ ये क्रिया अपनाएगा, नहीं, ये पौधे अपनी जाति के साथ ही विशिष्ट प्रकार से निषेचन करते हैं। ठीक है, अगला है, यह परागण के बाद स्वजातीय परागकण और वर्तिकाग्र के रासायनिक पदार्थों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप परागकण अंकुरित होकर परागनलिका बनाते हैं। यह परागकण और परागनली में होने वाली रासायनिक पदार्थों के मध्य, मतलब जो परागकण और परागनली में जो रासायनिक पदार्थ है उनमें के मध्य जब क्रिया होती है तो यह पारस्परिक क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप परागकण अंकुरित होकर परागनलिका बनाते हैं। जिससे क्या होता है, और जैसे ही परागकण और परागनली के रासायनिक पदार्थ हैं वो मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पराग नलिका अंकुरित होकर बन जाएगी। ठीक है, परागकण क्या होंगे? अंकुरित होंगे। जैसे रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आएगा परागकण तो क्या होगा, परागकण है वो अंकुरित होंगे और पराग नलिका बनाते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। ठीक है, जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर किस प्रकार से अंकुरित होते हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो ध्यान से समझिए। पराग नलिका परागकण की अंतःचोल से बनती है। जो पराग नलिका होती है वो परागकण होती है उसकी अंतःचोल से बनती है। अंतःचोल मतलब जो अंदर के हिस्से होते हैं, परागकण के जो अंदर के भाग होते हैं उनसे ही क्या बनती है? परागकण परागनलिका बनती है। परागकण के अंदर वाले भागों से परागनलिका निकलती है, ये समझिए। जो बाह्य पोल में उपस्थित जननखिद से बाहर निकलकर वर्तिकाग्र एवं वर्तिका के उत्कों के मध्य अपना मार्ग बनाती हुई बीजांड द्वार की ओर वृद्धि करती है। जो क्या होती है? बाहरी चोल। ठीक है, जो बाहर की तरफ बाहरी चोल मैंने बताया था आपको डायग्राम में उस वीडियो में। ठीक है, और उसमें जो जनन छिद्र होता है उससे बाहर निकलती है और कहाँ पर आती है? वर्तिकाग्र एवं वर्तिका के उत्कों के मध्य अपना मार्ग बनाती है। ठीक है, क्या करती है वो?
क्या कहते हैं, परागकण में से पराग नलिका निकल के, ठीक है, जनन छिद्र द्वारा निकल के और वर्तिकाग्र पर जाती है और वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका पर जाती है और फिर कहाँ पर जाएगी, अंडाशय में जाएगी। ठीक है, हुई बीजांड द्वार की ओर वृद्धि करती है। बीजांड द्वार या फिर अंडाशय भी बोल सकते हैं। बीजांड द्वार और अंडाशय एक ही होता है। ठीक है, बीजांड और अंडाशय एक ही होता है। बीजांड द्वार जो अंडाशय में परागकण के प्रवेश करने का भाग होता है उसको बीजांड द्वार कहते हैं। आगे देखिए, पराग नलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। जो पराग नलिका की लंबाई होती है वो वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। जैसे पराग नलिका है वो अगर लंबी होगी तो वर्तिका भी लंबी होगी। ठीक है, जैसे मक्का में इसकी लंबाई 450 mm होती है। जो पराग नलिका होती है उसकी लंबाई मक्का में कितनी होती है, 450 mm होती है। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि मक्का में पराग नलिका की लंबाई कितनी होती है, तो आपको बताना है 450 mm। ठीक है, अधिकांश पादपों में पराग नलिका के दौरान जनन सेल समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। जो अधिकतर पादपों में क्या होती है, पराग नलिका है वो जनन के दौरान जब पराग नलिका जनन करती है तो क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा 2 से कितनी बना लेती है, 4 नर युग्मकों का बना लेती है। ठीक है, जो क्या करती है, पराग नलिका होती है वो जनन करके 2 से 2 में विभक्त हो जाती है। एक होती है 1 से 2 बना लेती है। ठीक है, 2 युग्मकों का निर्माण करती है। एक युग्मक से 2 युग्मक बना लेती है समसूत्री विभाजन करके। इसलिए अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, अंकुरित परागकण को ही क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो परागकण होता है वो नर भाग होता है, जब वो अंकुरित होता है तो उसी को ही नर युग्मकोद्भिद नहीं कहेंगे, उसी को तो कहेंगे। ठीक है, पराग नलिका अब 3 अगुणित युक्त हो जाती है। ठीक है, जो पराग नलिका होती है वो क्या होती है, बड़ी होने के बाद में 3 अगुणित केंद्र को युक्त हो जाती है। एक तो पहले से ही था और फिर द्विगुणित और हो जाता है। ठीक है, उसमें समसूत्री विभाजन होकर वो 1 से कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। और एक पहले का था तो वो हो जाती है ना, 3 हो जाते हैं ना। एक पहले था उससे 2 और बन गए तो 3 हो गए टोटल। अब देखते हैं, पराग नलिका की वृद्धि और दिशा सदैव बीजांड द्वार की ओर होती है जो विभिन्न रासायनिक कारकों द्वारा प्रेरित होती है। इसलिए पराग नलिका की वृद्धि को रसायनुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, जो पराग नलिका की वृद्धि होती है वो सदैव किसकी ओर होती है, बीजांड की ओर, बीजांड द्वार की ओर। जो पराग नलिका होती है उसकी गति, उसकी वृद्धि, ठीक है, पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका क्या होती है, जो पराग कण होते हैं, ठीक है, उससे जो नलिका रूपी संरचना निकलती है वही होती है पराग नली। और वो क्या करते हैं, उसकी दिशा सदैव बीजांड द्वार की होती है, वह बीजांड द्वार की ओर ही जाती है, क्योंकि उसको क्या करना है, बीजांड द्वार में प्रवेश करना है। और बीजांड द्वार के आगे क्या होगा, बीजांड होगा या फिर अंडाशय होगा, और उसको क्या करना है, अंडाशय में ही जाकर निषेचन करना है। ठीक है, तो इस जो विभिन्न रासायनिक कारकों द्वारा प्रेरित होती है, मतलब ऐसी गति होती है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनकी वजह से होती है। इसलिए इस पराग नलिका की जो वृद्धि होती है उसको रसायनुवर्तन कहते हैं, क्योंकि ये रसायनों के द्वारा प्रेरित होती है। इसीलिए इसको पराग नलिका की जो गति होती है, फिर पराग नलिका निकलती है और बीजांड द्वार की ओर प्रवेश करती है, तो ऐसी गति को रसायनुवर्तन गति भी कहते हैं या फिर रसायनुवर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, जो पराग नलिका है वो अंकुरित होकर, ठीक है, उसकी ओर बीजांड द्वार की ओर गति करने लग गई है। अब वो बीजांड में प्रवेश करेगी, तो बीजांड में प्रवेश किस प्रकार से करेगी, देखिए, अंडाशय में पहुंचकर पराग नलिका का सिरा बीजांड द्वार की ओर मुड़ जाता है। अंडाशय में पहुंचेगा, ठीक है, जो पराग नलिका होती है वो अंडाशय में पहुंचती है और उसका सिरा किसकी ओर मुड़ जाता है, बीजांड द्वार की ओर मुड़ जाता है। अंडाशय में पहुंचने के बाद बीजांड द्वार की ओर मुड़ जाता है। बीजांड में पराग नलिका की वृद्धि और दिशा सदैव बीजांड द्वार की ओर होती है, जो यांत्रिक और रासायनिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। जो बीजांड के अंदर जो पराग नलिका की वृद्धि होती है, बीजांड में प्रवेश कर गई पराग नलिका, ठीक है, और फिर जो बीजांड की ओर वृद्धि करती है और दिशा सदैव बीजांड द्वार की ओर होती है। मैंने पहले बताया कि बीजांड द्वार की ओर दिशा क्यों होती है,
जो यांत्रिक और रासायनिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। मैंने बताया था कि जो परागनलिका है उसकी जो वृद्धि होती है वो रासायनिक कारकों पर निर्भर करती है, बहुत सारे रासायनिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, इसलिए उसको क्या बोला था, रसायनवर्तन बोला था। ठीक, और यहाँ पर भी ये बता रहा है कि रासायनिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है या फिर रासायनिक कारक है वो प्रेरित करते हैं, वही बात है। अतः बीजांड में परागनलिका निम्न 3 मार्गों में से प्रवेश करके बीजांड में पहुँचती है। तो जो बीजांड में परागनलिका होती है, जब बीजांड में पहुंचने के लिए परागनलिका होती है वो कितने मार्गों से प्रवेश करती है, 3 मार्गों से प्रवेश कर बीजांड में पहुंचती है। तो परागनलिका होती है वो बीजांड द्वार की ओर जाती है। ठीक है, और बीजांड द्वार की ओर जाकर जो बीजांड में प्रवेश करती है तो वो कितने मार्गों से होकर गुजरती है, 3 मार्गों से होकर गुजरती है। जिन 3 मार्गों से होकर वो गुजरती है तो वो 3 मार्ग कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं 3 मार्ग कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर पहला है बीजांड द्वारीय प्रवेश। सबसे पहले किस में प्रवेश करती है, बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करेगी तो उसे बोलेंगे पोरोगेमी। ठीक है, बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी तो उसे बोलेंगे पोरोगेमी या बीजांड द्वारीय प्रवेश। और अगर निभागीय भाग से प्रवेश करेगी तो उसे बोलेंगे निभागीय प्रवेश या चेलेजागेमी। ठीक है, और अगर अध्यावरण से प्रवेश करेगी, जो उसका अध्यावरण होता है, आवरण होता है, उससे प्रवेश करेगी तो उसको बोलेंगे अध्यावरणीय प्रवेश या फिर मीजोगेमी। तो देखते हैं आगे, परागनलिका का भ्रूणकोश। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद में प्रवेश। जो परागनलिका है वो अब मादा युग्मकोद में प्रवेश करेगी। ठीक है, भ्रूण में प्रवेश करेगी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जब परागनलिका बीजांड द्वार से भ्रूणकोश में अंड कोशिका सहायक कोशिका के मध्य से होकर सहायक कोशिका एवं भ्रूणकोश में से होकर किसी सहायक कोशिका को भेद कर, ठीक है, वो किस किस प्रकार से प्रवेश करती है वो देखते हैं। पहला है कि अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य से होकर, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से होकर प्रवेश करेगी यहाँ से। ठीक है, ये देख सकते हो डायग्राम में, ये परागनली है और ये अंड कोशिका है ये वाली, और ये सहायक कोशिका है, इनके बीच से होकर यहाँ से होकर देखिए ये प्रवेश कर रही है। ठीक है, और सहायक कोशिका और भ्रूणकोश में से होकर, सहायक कोशिकाएं ये है और भ्रूणकोश ये है। ठीक है, इधर से होकर। ठीक है, अतः पराग, और यहाँ पर है तीसरा कि किसी सहायक कोशिका को भेद कर, अगर कोई सहायक कोशिका है उसको भेद कर भी जा सकती है। फिर इस जैसे यहाँ पर देखिए ये सहायक कोशिकाएं होती है, दोनों मैंने पहले आपको डायग्राम में बताया था। उस सहायक कोशिका को, 2 सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका को तोड़कर या भेद कर भी प्रवेश कर सकती है। अतः परागनलिका किसी सहायक कोशिका को भेदते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। ठीक है, इस सहायक कोशिका को भी भेद कर प्रवेश कर जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद परागनलिका अग्र सिरा से फट जाती है। ठीक है, वो क्या करती है, जब भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है, भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद उसका जो अग्र सिरा होता है वो वहाँ पर फट जाता है और दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में मुक्त हो जाते हैं। और जो दोनों नर युग्मक होते हैं, ठीक है, 2 नर युग्मक यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में, ये और ये दोनों नर युग्मक कहाँ पर भ्रूणकोश में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, अतः ये दोनों नर युग्मक अमीबीय गति करते हुए अंड कोशिका और द्वितीयक केंद्रक तक पहुंच जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये अमीबीय गति करते हैं। अमीबीय मतलब अमीबा जिस प्रकार से गति करता है उसी प्रकार से ये भी गति करते हुए द्वितीय केंद्रक की ओर और किसकी, अंड कोशिका की ओर, इनकी ओर पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जाएंगे और अमीबीय गति करते हुए और ये अंड कोशिका है इस पर आकर निषेचन कर लेंगे। इस प्रकार से होता है निषेचन। तो देखते हैं कि हमने देख लिया कि प्रोसेस पूरी क्या होती है पहुंचने की, फिर वहाँ पर अंड कोशिका में जाकर किस प्रकार से फर्टिलाइज होंगे, किस प्रकार से निषेचन क्रिया को संपन्न करेंगे, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के द्वारा भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि निषेचन किसे कहते हैं। पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन व त्रिसंलयन को समझाइए। तो निषेचन को पूरा पढ़ेंगे हम कि निषेचन किस प्रकार से होता है, किसे कहते हैं। और जो पुष्पी पादप होते हैं, ठीक है, जो पुष्प वाले पादप होते हैं उनमें द्विनिषेचन और त्रिसंलयन को समझाना है। द्विनिषेचन किस प्रकार से होता है और त्रिसंलयन कैसे होता है उसको बताना है। तो इसको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है।
जो प्रश्न बनते हैं किसी टॉपिक से, उन प्रश्नों को मैं बताता हूँ कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आप सब कुछ पढ़ लोगे, याद करके चले जाओगे, ठीक है, लेकिन आपको यही पता नहीं होगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा एग्जाम में, तो आपने जो पढ़ा है, याद करा है, उसको लिखोगे कैसे? अगर आपको पता ही नहीं चला कि प्रश्न क्या पूछ रहा है तो आप लिखोगे क्या? ठीक है, पढ़ने का, समझने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो प्रश्न भी किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो भी समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको सभी पॉइंट्स होते हैं उनको प्रश्न के तरीके से समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर थोड़ा बहुत अदल बदल हो सकता है। अदल बदल का मतलब क्या हुआ? थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पता तो चल जाएगा कि किस बारे में पूछ रहा है, ठीक, किस प्रकार का प्रश्न था। तो देखते हैं कि निषेचन क्या होता है। निषेचन नर एवं मादा युग्मकों के संलयन को एक कोशीय द्विगुणित युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया। जब नर व मादा युग्मक मिलते हैं तो संलयन करते हैं, तो द्विगुणित युग्मक या जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, जब नर व मादा युग्मक मिलेंगे तो दोनों मिलकर एक द्विगुणित युग्मक बनाएंगे, जिसको क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। और ऐसे करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को निषेचन कहते हैं। पुष्पीय पादपों में निषेचन की खोज सर्वप्रथम 1884 में स्ट्रोरबर्गर ने मोनोट्रापा पादप में की। जो सबसे पहले पुष्पीय पादपों में निषेचन का पता किसने लगाया था? स्ट्रोसबर्गर ने। कौन से पादप में किया था? मोनोट्रापा पादप में। कब किया था? 1884 में। ठीक है, सर्वप्रथम सबसे पहले इन्होंने ही किया था। अगला पॉइंट है हमारा, पुष्पीय पादपों में निषेचन की क्रिया सर्वाधिक विकसित, सुनिश्चित और नाल युग्मन प्रकार की होती है, जो बीजांड के भ्रूणकोश में संपन्न होती है। जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो सबसे अधिक विकसित और सुनिश्चित कहाँ पर होती है? नाल युग्मक प्रकार की होती है। सबसे विकसित और सुनिश्चित किसकी होती है? नाल युग्मन प्रकार की होती है, जो बीजांड के भ्रूणकोश में संपन्न होती है। ठीक है, जो परागकण होता है वो परागनलिका के रूप में जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नाल युग्मन बताया गया है। ठीक है, तो पुष्पीय पादपों में निषेचन को साइफोनोगेमी कहते हैं, क्योंकि इसमें अचल नर युग्मकों का स्थानांतरण परागनलिका के द्वारा अचल मादा युग्मक अंड सेल तक किया जाता है। तो इसको साइफोनोगेमी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर नर भाग भी कहीं नहीं गया, मादा भाग भी कहीं नहीं गया। ठीक है, तो नर भाग को पहुँचाने के लिए कौन सा? परागनलिका के द्वारा अचल मादा युग्मक पर ले जाया गया। ठीक, परागनलिका है वो क्या करती है? नर युग्मक भी नहीं चला, ठीक है, आया क्या? नहीं, वो किसी माध्यम से परागित हुआ है। ठीक है, वायु के द्वारा या फिर जल के द्वारा या फिर जीव जंतु के द्वारा, जैविक प्रकार से या फिर अजैविक प्रकार से। अगर आपको नहीं पता कि जैविक प्रकार से और अजैविक प्रकार से किस प्रकार होता है तो इससे पहले की जस्ट वीडियो है उसको जाकर देख लेना, आपको पता लग जाएगा परागण किस किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो दोनों ही नहीं चले लेकिन फिर भी निषेचन हो गया, इस कारण से इसको साइफोनोगेमी कहते हैं। तो दोनों नहीं चले, इससे अंड सेल बन जाती है। दोनों नहीं चले, दोनों नहीं गए, फिर भी एक अंड सेल बन गई और निषेचन हो गया, इसलिए इसको साइफोनोगेमी कहा गया है। अब देखते हैं हम कि द्विनिषेचन या फिर दोहरा निषेचन एवं त्रिसंलयन क्या होता है। देखिए, पुष्पीय पादपों के भ्रूणकोश, भ्रूणकोश मतलब मादा युग्मकोद्भिद में संपन्न युग्मक संलयन एवं त्रिसंलयन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। जो युग्मन संलयन और त्रिसंलयन की जो प्रक्रिया होती है उसको, उन दोनों को ही सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहा गया है। ठीक है, जब परागनलिका बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो अपने अग्र सिरे से फट जाती है, जिससे दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर जाते हैं। यह परागनलिका आई, ठीक है, और आने के बाद में इसमें प्रवेश करी और यहाँ से फट गई, और दोनों नर युग्मक क्या करेंगे? एक नर युग्मक तो यहाँ पर चला जाएगा और एक नर युग्मक यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर युग्मक संलयन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया? त्रिसंलयन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो अंड कोशिकाएँ थी। ठीक है, और एक यहाँ पर इनको जाकर फर्टिलाइज करेगी तो दो यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा, तो दोनों को मिलाकर एक त्रिसंलयन की प्रक्रिया बताया गया है। आगे देखते हैं, इनमें से एक नर युग्मक एग सेल
से संयुग्मन करके द्विगुणित, ठीक है, जब एक नर युग्मक है वो क्या करेगा, एग सेल है, ठीक है, वो संयुग्मन करके द्विगुणित और युग्मनज बनाता है। इस क्रिया को युग्मक संलयन या फिर सत्यवास्तविक निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो एक तो अंड कोशिका, और जो अंड कोशिका में युग्मन होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, युग्मक संलयन, ठीक है, युग्मक का संलयन होता है, फिर युग्मक जुड़ता है, इसलिए क्या कहेंगे, इसे युग्मक संलयन कहेंगे। जबकि दूसरा नर युग्मक केंद्रकीय सेल के ध्रुवीय केंद्रक से संयोजन करके एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश बनाता है। पहले तो एक तो अंड कोशिका से जाकर करता है, और एक क्या करता है, केंद्रीय सेल से जाकर करता है, ठीक है। मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था कि एक तो अंड कोशिका की ओर आ गया और एक क्या हुआ, केंद्रकीय सेल्स की ओर चला गया, ठीक है। इनमें समसूत्री विभाजन से त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इससे क्या होगा, जो त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है वो विकासशील भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। समसूत्री विभाजन से जो त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है वो समसूत्री विभाजन के दौरान क्या करता है, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था भ्रूणपोष क्या होता है, और ठीक है, और वो किस प्रकार से पोषण प्रदान करता है वो मैंने पहले के लेक्चर्स है उनमें डिटेल से पढ़ा रखा है। आप उनको भी जाकर ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। चूँकि इस प्रक्रिया में 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। इसमें क्या होता है, 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है। 3 अगुणित कहाँ पर, एक तो अंड कोशिका का, और 2 जो मध्य की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, केंद्रकीय कोशिकाएं उनका, ठीक है। तो तीनों हो जाएंगे, इसलिए इनको क्या कहेंगे, त्रिसंलयन कहेंगे। इस प्रकार पुष्पीय पादपों के मादा युग्मकोद्भिद में निषेचन की प्रक्रिया 2 बार संपन्न होती है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। इसलिए मादा युग्मकोद्भिद में 2 प्रकार से निषेचन होता है, फिर 2 बार निषेचन क्रिया संपन्न होती है। 2 बार कहाँ पर होती है, एक तो होती है अंड कोशिका में, और एक बार होती है जो केंद्रकीय कोशिकाओं में। 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। और 3 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है, संलयन होता है, ठीक है, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। त्रि मतलब 3, संलयन मतलब जुड़ना, तीनों का जुड़ना, ठीक है, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहा। और 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहा। तो त्रिसंलयन और द्विनिषेचन आपको समझ में आ गया होगा, और निषेचन क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा, ठीक है। तो अगला एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है कि यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं क्या है। जो निषेचन के पश्चात जो संरचनाएं और घटनाएं होती है वो क्या होती है, इसके बारे में बताना है। और आगे क्या बताना है, निषेचन के पश्चात बीजांड द्वारा कितनी पीढ़ियों को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जो निषेचन के पश्चात है, जो बीजांड है या फिर गुरु बीजाणुधानी है, उसके द्वारा कितनी पीढ़ियों को व्यक्त किया जाता है, फिर कितनी पीढ़ियाँ बनती हैं, उसको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं। तो निषेचन के पश्चात की संरचनाएं एवं घटनाएं किसे कहते हैं। तो देखिए, निषेचन के अनुहरण में भ्रूणपोष व भ्रूण के विकास, बीजांड के परिपक्व होकर बीज और अंडाशय के फल के रूप में विकसित होने की समस्त घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्चात घटनाओं के नाम से जाना जाता है। सिंपल सा ही समझिए कि निषेचन हो गया, निषेचन के पश्चात जो भी घटनाएं होंगी वो सब की सब घटनाएं निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाओं में आएंगी। लेकिन वो घटनाएं कौन कौन सी होंगी, देखिए, निषेचन के अनुहरण मतलब होता है अनुपालन मतलब निषेचन होने के बाद, सिंपल समझिए, निषेचन होने के बाद भ्रूणपोष व भ्रूण के विकास, ठीक है, भ्रूण का विकास होगा, बीजांड के परिपक्व होगा, बीजांड परिपक्व होगा, ठीक है, बीज और अंडाशय के फल से के रूप में विकसित होने की, बीज भी विकसित होगा और अंडाशय होगा, वो क्या करेगा, फल निर्माण करने लगेगा। ऐसी समस्त घटनाएं होंगी, उन सभी घटनाओं को निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं कहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में बदल जाता है और एक साथ निम्नलिखित प्रकार की पीढ़ियों को व्यक्त करता है। तो निषेचन होगा, निषेचन के पश्चात में जो बीजांड होता है फिर गुरु बीजाणुधानी होती है। मैंने आपको बताया था बीजांड और गुरु बीजाणुधानी एक ही होते हैं।
जो बीजांड बीज में बदल जाता है, ठीक है। जो बीजांड होता है वो किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है, और एक साथ निम्नलिखित प्रकार की पीढ़ियों को व्यक्त करता है। और कितनी पीढ़ियों को व्यक्त करता है वो देखिए, ठीक है। अगुणित पीढ़ी, अगुणित पीढ़ी कहते हैं भ्रूणपोष या मादा युग्मकोद्भिद, इसको व्यक्त करता है। और द्विगुणित पीढ़ी भ्रूण अध्यावरण एवं बीजांडकाय को व्यक्त करता है। और त्रिगुणित पीढ़ी में क्या होता है, भ्रूणपोष को व्यक्त करता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, 3 पीढ़ी होती है, अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित। अगला प्रश्न है हमारा कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं, भ्रूणपोष क्या होता है। विकास के आधार पर भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। जब विकास होता है तो उसके आधार पर भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भ्रूणपोष क्या होता है। भ्रूणपोष को इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। पुष्पीय पादपों के मादा युग्मकोद्भिद में द्विनिषेचन के दौरान त्रिसंलयन से बनने वाली त्रिगुणित बहुकोशिकीय संरचना को भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, भ्रूणपोष कहलाती है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, निषेचन होगा, तो निषेचन के पश्चात जो भ्रूण बनेगा तो उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, भ्रूणपोष करता है, ठीक है। जो निषेचन के पश्चात द्विगुणित बहुकोशिकीयों के निर्माण के पश्चात जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है जो संरचना, उसी को भ्रूणपोष कहते हैं। पुष्पीय पादपों में भ्रूणपोष सामान्यतः भ्रूण से पहले विकसित होता है, ठीक है। जो पुष्प वाले पादप होते हैं उनमें भ्रूणपोष पहले विकसित होता है भ्रूण से, ठीक है। पहले भ्रूणपोष विकसित होगा, उसके बाद में भ्रूण विकसित होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम भ्रूणपोष का कार्य, भ्रूणपोष के क्या कार्य होते हैं, भ्रूणपोष क्या क्या कार्य करता है। तो देखते हैं, भ्रूणपोष का मुख्य कार्य विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। ये तो बहुत बार आ चुका है, आपको पता ही होगा, ठीक है। जो भ्रूणपोष क्या करता है, जब विकासशील भ्रूण होता है तो उसको पोषण प्रदान करता है। किस प्रकार से करता है, पहले की वीडियोस में मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है, उनको जाकर देख लीजिए, ठीक है। भ्रूणपोष के प्रकार, भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं अब। पुष्पीय पादपों में विकास के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। जो पुष्प वाले जो भी पादप होते हैं उनमें विकास के आधार पर, ठीक है, कभी कैसे विकसित होता है, कभी कैसे विकसित होता है, उसको देखते हैं। उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और मिश्रित भ्रूणपोष, ठीक है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं हेलोबियल भ्रूणपोष, ठीक है। इन 3 भागों में बांटा गया है, तो इन 3 भागों को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है। ऐसा भ्रूणपोष जिसके निर्माण के दौरान प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक मुक्त केंद्रकीय विभाजन द्वारा विभाजित होकर अनेक मुक्त केंद्रक बनाता है, तो भ्रूणपोष की इस अवस्था को मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इसमें होता क्या है, ऐसे भ्रूणपोष होते हैं जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है, जो पहले बनते हैं भ्रूणपोष के जो केंद्रक बनते हैं वो मुक्त केंद्र के विभाजन द्वारा, ठीक है, वो विभाजन करते हैं, मुक्त विभाजन करते हैं, ठीक है। वो विभाजन कर करके, ठीक है, अनेक मुक्त केंद्रक बनाते हैं, ठीक है। पहला एक विभाजन करके अनेक बना लेता है मुक्त रूप से, ठीक है, मुक्त रूप से एक ही विभाजन अनेक बना लेता है विभाजन करके केंद्रक, ठीक है। ऐसा केंद्रक भ्रूणपोष क्या कहलाता है, ऐसा कहलाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। नारियल में पाया जाने वाला तरल पदार्थ जिसे लिक्विड सिंसाइटिटम कहते हैं, ठीक है। जो नारियल में जो पाया जाता है लिक्विड पदार्थ, ठीक है, उस पदार्थ वो है जो केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है, ठीक है। केंद्रकीय मतलब बीच में पाया जाता है, ठीक है। और नारियल के जो अंदर जो लिक्विड पदार्थ पाया जाता है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिक्विड सिंसाइटिमम, ठीक है। वो क्या होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। अगला देखते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष अधिकांश पोलिपेटिल कुल के पादपों में पाया जाता है। जो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है वो सबसे ज़्यादा कौन से पादपों में पाया जाता है, पोलिपेटिल कुल के पादपों में पाया जाता है, ठीक है। तो अब सेकंड वाला देखते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है। ऐसा भ्रूणपोष जिसका निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ऐसा भ्रूणपोष जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है। उसमें समसूत्री विभाजन होगा जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होगा।
इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य का विभाजन साथ साथ होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक का और कोशिका द्रव्य का विभाजन साथ साथ होगा, जिसके कारण यह भ्रूणपोष आरंभ से ही कोशिकाओं का होता है, इसलिए इसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे नारियल का सफ़ेद गूदा। अब कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होने के पश्चात केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य का विभाजन साथ साथ होता है। समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होने के बाद में, ठीक है, केंद्रक का और कोशिका द्रव्य का विभाजन एक साथ होता है, जिसके कारण भ्रूणपोष आरंभ से ही कोशिकीय हो जाता है। जिससे क्या होता है, भ्रूणपोष होता है वो स्टार्टिंग से ही कोशिकीय हो जाता है, ठीक है। उसमें तो क्या था, उसमें केंद्रकीय भ्रूणपोष होता था, और जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है वो क्या करता है, समसूत्री विभाजन करके कोशिकाओं में बदल जाता है, इसलिए इसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहा गया है। उदाहरण है नारियल का सफ़ेद गूदा। जो नारियल है, देखिए केंद्रकीय भ्रूणपोष का तो उदाहरण था, जो नारियल के अंदर वो पानी आता है वो वाला, और फिर वो क्या करता है, वो निषेचन करके, ठीक है, वो गूदा बना लेता है। सफ़ेद जो नारियल हम खाने के काम में लेते हैं वो वाला धीरे धीरे बनाने लग जाता है, तो वो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसी प्रकार कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं उनमें भी कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। कुकुरबिटेसी कुल में कौन कौन आते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, ये आते हैं कुकुरबिटेसी में। इनमें कौन सा भ्रूणपोष मिलता है, यहाँ पर कोशिकीय भ्रूणपोष मिलता है। अब देखते हैं थर्ड नंबर का, जिसको कहते हैं मिश्रित भ्रूणपोष। मिश्रित भ्रूणपोष मतलब इसमें दोनों प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाएंगे, आप इतना तो समझ ही चुके होंगे, ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन से। ऐसा भ्रूणपोष जिसमें विकास के दौरान प्रथम विभाजन तो सामान्यतः प्रकार से होता है, जिसे दो कोशिकाएं बनती है। इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष में जो विभाजन के दौरान प्रथम विभाजन तो सामान्य प्रकार से ही होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनेंगी। पहला विभाजन सामान्य प्रकार से होगा, जिससे कितनी कोशिकाएं बनती है, दो कोशिकाएं बनती है। एक से कितनी बन गई, दो, ठीक है। फिर क्या होता है देखिए, इसके बाद प्रथम कोशिका में तो मुक्त केंद्र के विभाजन होता है, जिससे इसमें अनेक केंद्र को बन जाते हैं, और द्वितीय सेल में कोशिका विभाजन हो जाता है, ठीक है। जो प्रथम सेल होती है उसमें तो केंद्रक मुक्त होते हैं, ठीक है, उसमें केंद्र के विभाजन होता है, और जो द्वितीय सेल होती है उसमें कोशिका विभाजन होता है। इसका मतलब इसमें कोशिका विभाजन भी होता है और केंद्रक विभाजन भी होता है, इसलिए इसे मिश्रित बोला है। इसमें कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जिससे यह कोशिकीय हो जाता है, इस प्रकार यह भ्रूणपोष केंद्रकीय एवं कोशिकीय दोनों के मध्य की स्थिति प्रतीत होता है, इसलिए इसे मिश्रित भ्रूणपोष कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था वही, ये क्या, इसमें क्या होता है, कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों होता है, ये मध्य की स्थिति प्रतीत होती है, दोनों की स्थिति प्रतीत हो गई, ठीक है। प्रतीत होती है मतलब महसूस होती है। ऐसा होता है कि इसमें केंद्रकीय भी है और कोशिकीय भी है, तो ये मध्य की स्थिति हो गई, इसलिए इसे मिश्रित भ्रूणपोष कहा गया है। आगे देखते हैं। इसे हेलोबियल भ्रूणपोष भी कहते हैं, क्योंकि यह एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के सदस्य में पाया जाता है। इसे हेलोबियल भी भ्रूणपोष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, और हेलोबियल भ्रूणपोष। अब इसे हेलोबियल भ्रूणपोष क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, ठीक है, उनके हेलोबियल गण के सदस्य होते हैं। जो मिश्रित भ्रूणपोष किस में पाया जाता है, एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण में पाया जाता है, इसलिए इसे हेलोबियल भ्रूणपोष भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है, उसके आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं उसको बताना है। पहले देखेंगे भ्रूणपोष है उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर भ्रूणपोष के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो डेफिनेशन से देखते हैं अच्छी तरीके से। निषेचन के पश्चात पुष्पीय पादपों में बीजांड से बीज बनने तक का समय मादा युग्मकोद्भिद में द्विगुणित युग्मन से भ्रूण का तो विकास होता है, किंतु कभी कभी भ्रूणपोष कुछ बीजों में शेष रह जाता है और कुछ बीजों में अवशोषित कर लिया जाता है। अतः भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर बीज निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होता है जब भ्रूणपोष, क्या होता है जब भ्रूणपोष होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जब बीज बनने लग जाता है तो कुछ पादपों में ऐसा होता है कि भ्रूणपोष को पूरा काम में ले लिया जाता है, और कुछ पादपों में हो जाता है, कुछ पादपों में क्या होता है कि भ्रूणपोष पूरा काम में नहीं आता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति के आधार पर इनको दो प्रकार से बांटा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से। पहला है भ्रूणपोषी बीज। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष
के साथ साथ कुछ मात्रा में भ्रूणपोष भी पाया जाता है, तो उसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, बीज जिनमें भ्रूण के साथ साथ, ठीक है, ये वही वाली सिचुएशन है जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें भ्रूणपोष बच जाता है, ठीक है। तो इसमें बीज के साथ साथ भ्रूण में क्या पाया जाएगा, बीज में भ्रूण के साथ साथ में भ्रूणपोष भी पाया जाता है, ठीक है। जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा और नारियल, ठीक है, और एक बीजपत्री बीज में, ठीक है। अपवाद अरंड द्विबीजपत्री है, ठीक है, और इसमें नहीं पाया जाता है। अगला है हमारा अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी, अ यानी नहीं, भ्रूणपोष यानी भ्रूणपोष नहीं। नहीं का मतलब ये नहीं भ्रूणपोष पाया ही नहीं जाता, नहीं का मतलब ये है कि भ्रूणपोष है वो पूरा काम में ले लिया गया है। तो देखते हैं, ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के साथ भ्रूणपोषी नहीं पाया जाता है, अर्थात केवल भ्रूण ही पाया जाता है, उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, भ्रूणपोष नहीं होता है, पूरा काम में ले लिया जाता है, केवल भ्रूण ही बचता है, इसलिए इसे अभ्रूणपोषी कहते हैं। जैसे अधिकांश द्विबीज पत्र जैसे मूंगफली, मटर, चना आदि में क्या पाया जाता है, आदि में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। और ये अपवाद था अरंड, ये द्विबीजपत्री होते हुए भी इसमें और क्या कहा गया, देखते द्विबीजपत्री है ना, इसमें इसके उदाहरण क्या है, अधिकांश द्विबीजपत्री, लेकिन ये द्विबीजपत्री है लेकिन फिर भी इसमें भ्रूणपोषी बीज ही पाया जाता है, इसलिए यह अपवाद है, ठीक है। तो अगला देखते हैं एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या प्रश्न है, देखिए, परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। परिभ्रूणपोष या फिर पेरिस्पर्म, ठीक है। अब परिभ्रूणपोष क्या होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, और 2025 में तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि ये पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको देखते हैं कि परिभ्रूणपोष क्या होता है। तो देखिए, पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात सामान्यतः बीजांड से बीज बनते समय बीजांडकाय पूर्णतः समाप्त हो जाता है, किंतु कुछ पादपों के बीजों में बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में शेष रहता है। तो क्या होता है, इसमें पुष्पीय पादपों में निषेचन हो जाता है, ठीक है। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बनते समय बीजांडकाय पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इनमें क्या होता है, जब निषेचन हो जाता है तो बीजांड से बीज जब बनता है तो बीजांडकाय पूरा समाप्त हो जाता है। जब बीज बन गया तो बीजांडकाय हट जाएगा, पूरा बीजांडकाय के अंदर बीज बनता है। तो आपने जैसे देखा होगा ना, जैसे अंडा होता है, अंडे के अंदर क्या है, बच्चा बनता है, और जब बच्चा पूरा बन जाता है तो वो अंडा टूट जाता है, ऊपर की लेयर हट जाती है। इसी प्रकार से जब बीज पूरा बन जाता है तो बीजांडकाय पूर्णतया समाप्त हो जाता है, किंतु कुछ पादपों के बीजों में बीजांडकाय एक पतली परत के रूप में शेष रह जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ पादपों में क्या होता है, बीजांडकाय पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, उसमें एक लेयर, पतली लेयर बच जाती है, ठीक है। तो इस अवशिष्ट को देखते हैं आगे। तो बीजांडकाय की एक पतली लेयर बच गई, ठीक है, और इस उपस्थित बीजांडकाय को परिभ्रूणपोष कहते हैं। जो बीजांडकाय पतली लेयर बची है उसको ही परिभ्रूणपोष कहते हैं। परि का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है। तो भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली लेयर होती है, उसी को क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। जैसे किस किस में होता है, ये होता है काली मिर्च में, चुकंदर में, सुपारी में और जायफल में, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको परिभ्रूणपोष क्या होता है। एक बार वापस बता देता हूँ, क्या होता है, कुछ पादपों में जब बीजांड है और वो बीजांडकाय के अंदर जब बीज बनता है तो क्या होता है, बीजांडकाय समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ पादपों में क्या होता है, बीजांडकाय की एक पतली लेयर बच जाती है, और उस पतली लेयर होती है, उसी को परिभ्रूणपोष कहते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न कि भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणोद्भवन किसे कहते हैं। पुष्पीय पादपों में भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। अब हमारी सिचुएशन क्या आ गई है, हमने क्या कर लिया है, पूरा निषेचन सब कंप्लीट हो चुका है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो बीज होंगे वो बड़े होते जाएंगे, ठीक है, फल बनने लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है, भ्रूणीय परिवर्धन होता है, जो भ्रूण होता है वो परिवर्तित होता है, या फिर भ्रूणोद्भवन कहते हैं इस स्थिति को। तो ये कैसे होता है पुष्पीय पादपों में, उसको देखते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भ्रूणीय परिभवन किसे कहते हैं।
पुष्पीय पादपों में भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। चित्र के द्वारा हमें समझाना होता है। तो देखते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूणोद्भवन क्या होता है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के दौरान मादा युग्मकोद्भिद में एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज से बहुकोशिकीय भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, लैंगिक जनन होता है पादपों में। तो लैंगिक जनन के दौरान जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद क्या बीजांडकाय में एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज से, ठीक है, एक कोशिकीय द्विगुणित होता है, ठीक है, मैंने बताया था किस प्रकार होता है, उससे बहुकोशिकीय भ्रूण के निर्माण की। एक कोशिकीय द्विगुणित से बहुकोशिकीय मतलब उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे वो युग्मनज बनेगा। ठीक है, बहुकोशिकीय युग्मनज बनेगा। तो ऐसे बनने की प्रक्रिया मतलब विकास होने की प्रक्रिया को ही भ्रूणीय परिवर्धन या फिर भ्रूणोद्भवन या फिर भ्रूण का विकास कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा कि भ्रूण के विकास में समसूत्री विभाजन, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभेदीकरण और अंगजनन की क्रिया सम्मिलित होती है। तो भ्रूणीय परिवर्धन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो देखिए, भ्रूण के विकास में समसूत्री विभाजन, ठीक है, जब समसूत्री विभाजन होगा तो कोशिकीय दीर्घीकरण, कोशिका दीर्घीकरण मतलब कोशिका का बनना, दीर्घीकरण मतलब बनना, ठीक है, या वृद्धि होना, और कोशिका विभेदीकरण, कोशिकाएं एक से दो होंगी विभेदित होकर, ठीक है, वो सिचुएशन, और अंगजनन की क्रियाएं, अंगजनन मतलब अंग बनने की क्रियाएं, ठीक है, ये सभी किस में आएंगी, भ्रूणीय परिवर्धन में आएंगी। अगला पॉइंट हमारा कि पुष्पीय पादपों में भ्रूण का विकास, ठीक है, पुष्पीय पादप होते हैं उनमें भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। तो पॉइंट है हमारे पास कि पुष्पीय पादपों में भ्रूण का विकास प्रारंभिक अवस्था में द्विबीजपत्री पादपों एवं एक बीजपत्री पादपों दोनों में समान होता है। जब पहली अवस्थाएं होती है भ्रूण की, ठीक है, जब भ्रूण छोटा होता है धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, तो जो पहली सिचुएशन होती है वो एक बीजपत्री पादपों में और द्विबीजपत्री पादपों में सेम होती है। ठीक है, आगे जाके डिफरेंट होते हैं। एक बीजपत्री में केवल एक ही बीजपत्र होता है और द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र बन जाते हैं। जैसे द्विबीजपत्री का उदाहरण है चना, चने को जब हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें दो लेयर होती है, आपको पता होगा। तो आगे देखते हैं हम कि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास का अध्ययन सर्वप्रथम हेनस्टीन ने कैप्सेला पादप में किया। ठीक है, जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें भ्रूण का अध्ययन या फिर विकास का अध्ययन, जब भ्रूणपोष का विकास द्विबीजपत्री पादपों में किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, हेनस्टीन ने। ठीक है, और किसमें किया था, कैप्सेला नामक पादप में किया था। एक नंबर में पूछ सकता है कि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूणपोष के विकास का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। तो आंसर हमारा हेनस्टीन ने किया। और किस पादप में किया, कैप्सेला पादप में किया। तो आगे देखते हैं, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास का अध्ययन। ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास बीजांड के भ्रूणकोश में एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के संयोजन से निर्मित द्विगुणित युग्मनज से बीजांड द्वारीय सिरे पर निम्नलिखित चरणों में होता है। तो कहाँ पर होता है द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का विकास, बीजांड के भ्रूणकोश से। ठीक है, जो बीजांड होता है, ठीक है, जो अंदर होता है, जो अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, ठीक है, या फिर अंड या बीजांड एक ही बात है। तो उसके नर युग्मक और एक मादा युग्मक, जो दोनों में संयोजन से नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिले तो उससे द्विगुणित युग्मनज बना। ठीक है, द्विगुणित युग्मनज से बीजांड द्वारीय सिरे पर, ठीक है, जब द्विगुणित युग्मनज बना तो उससे बीजांड द्वार की ओर, मैंने बताया था आपको बीजांड द्वार की ओर गति करता है। ठीक है, उस उनमें कौन कौन से चरण संपन्न होते हैं उसको देखते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से होता है। सर्वप्रथम युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा दो असमान कोशिकाओं का निर्माण होता है। सर्वप्रथम क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और उसके द्वारा दो असमान कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिनमें से बीजांड द्वार की ओर बनने वाली बड़ी सेल आधारीय कोशिका तथा निभाग की ओर बनने वाली सेल छोटी सेल शीर्षस्थ सेल कहलाती है। जो बड़ी कोशिका होती है वो तो आधारीय कोशिका कहलाती है और जो छोटी कोशिका होती है वो शीर्षस्थ कोशिका कहलाती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा दो असमान कोशिकाएं बनी और उनमें से जो बड़ी होगी उसको तो आधारीय कोशिका कहेंगे और जो छोटी है उसको शीर्षस्थ कोशिका कहेंगे। कैसे, जैसे छोटा है
वो तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और जो बड़ा है वो नीचे रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखते हैं आगे कि अब आधारीय कोशिका अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा विभाजित होकर 7 से 10 कोशिकीय लंबी तंतुनुमा संरचना बनाती है, जिसे निलंबन कहते हैं। अब क्या होगा, जो आधारीय कोशिका है वो विभाजित होगी। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजनों के द्वारा विभाजित होती है और 7 से 10 लंबी लंबी कोशिकाएं तंतु रूप संरचनाएं बना लेती है। ठीक है, 7 से 10 संरचनाओं में टूट जाती है और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निलंबक। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस निलंबक की सबसे अंतिम सेल फूलकर मोटी हो जाती है, जिसे चूस्कांग सेल कहते हैं। जो इसकी सबसे अंतिम सेल होती है, 7 से 10 कोशिकाएं बनी, उनमें से जो सबसे आखिरी सेल होगी वो क्या होती है, फूलकर मोटी हो जाती है और मोटी होकर के चूस्कांग सेल बनाती है। आगे देखते हैं, यह निलंबक एवं चूस्कांग भ्रूणपोष में धंसकर पोषण पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जो ये निलंबक कोशिका होती है, चूस्कांग कोशिका होती है, वो क्या करती है, भ्रूणपोष में धंस जाती है या फिर जो अपने चूसक अंग होते हैं उनको वहाँ पर गाड़ देती है और जो पोषण का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, जिस प्रकार से कोई भी मच्छर होता है, मान लो, वो क्या करता है, हमारे हाथों पर बैठता है। ठीक है, और बैठने के बाद में वहाँ पर छेद करता है और वहाँ पर क्या करता है, वहाँ से खून चूस लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये कोशिका क्या करेगी, अपने जो चूसकांग है उनको वहाँ पर डालेगी और उनके अंदर से भ्रूणपोष का या फिर पोषण को ले लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं, निलंबक सेल विकासशील भ्रूण को बीजांड की ओर अंदर धकेल देती है, जिससे भ्रूण नष्ट नहीं होता है। जो निलंबक सेल होती है वो विकासशील भ्रूण होता है। जब भ्रूण विकास कर रहा होता है तो क्या करती है, उसको अंदर की ओर धकेल देती है, अंदर की ओर उसको ले जाया जाता है। किसके द्वारा, जो निलंबक सेल है उनके द्वारा अंदर की ओर धकेल दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, भ्रूण है वो नष्ट नहीं होता है। अगर बाहर रहेगा थोड़ा सा तो क्या होगा, नष्ट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन विकासशील सेल क्या करती है, उसको अंदर की ओर ले जाती है। ठीक है, अतः भ्रूण को नष्ट होने से बचाती है। तो क्या करेगी ये, जो विकासशील भ्रूण को नष्ट होने से बचा लेगी, इस प्रकार से निलंबक सेल। ठीक है, निलंबक की सबसे अगली सेल अधोस्फीतिका कहलाती है, जिससे मूल गोप का निर्माण होता है। जो इसकी सबसे अगली सेल होती है वो अधोस्फीतिका कहलाती है, जो मूल गोप का निर्माण करती है। कि मूल गोप का निर्माण, मूल गोप कहाँ होता है, जो पौधा होता है उसके बिल्कुल जड़ की तरफ होता है। ठीक है, इसी समय शीर्षस्थ सेल क्रमशः एक अनुलंबन एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं संरचनाओं का विकास कर लेती है। जो जब ये संरचना चलती रहती है, ये क्रिया चलती रहती है, जो तो शीर्षस्थ सेल होती है वो एक अनुलंबन और एक अनुप्रस्थ विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक तो अनुप्रस्थ करती है, एक सीधा करती है, एक आड़ा करती है, जिससे क्या होती है, 4 में बट जाती है। ठीक है, इस चतुष्कांग की प्रत्येक सेल अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक गोलाकार अष्टांग का निर्माण करती है। तो ये कोशिकाएं क्या होती है, सारी की सारी गोल हो जाती हैं, 8 हो जाती हैं। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 पूरा। अगर आपको समझना है तो पिछली वीडियोस में मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल से भी इसको बता रखा है। ठीक है, पूरी प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है उसको बता रखा है, लेकिन अब आगे हम डिटेल से एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ रही हैं और वहाँ पर मैंने सबको समझाया कि कैसे क्या होता है। ठीक है, उन वीडियो को जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। आप कैसे देख सकते हो उनको, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। ठीक है, क्लास 12th बायो के नाम से, तो उस पर लिंक पर आप जैसे टैप करोगे तो आपके सामने सारे लेक्चर्स खुल जाएंगे स्टेप वाइज। ठीक है, सारे भाग आपको स्टेप वाइज मिल जाएंगे, आप उन्हें जाकर देख सकते हो। तो आगे देखते हैं हम कि इसमें इस अष्टकांग की सभी कोशिकाएं होती है वो परिणत विभाजन करके 16 कोशिकाएं बिंबाकार भ्रूण का निर्माण करती हैं, जिससे 2 परतों का निर्माण होता है। इसमें सबसे बाहरी परत डर्मेटिया तथा दूसरी आंतरिक परत को पेरिवेलम कहते हैं। इसमें क्या होती है, जो 16 कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक लेयर बना लेती है, 2 लेयर बना लेती हैं, जिसमें सबसे बाहरी होती है लेयर, उसको कहते हैं डर्मेटोजन, और जो आंतरिक होती है उसको कहते हैं पेरिवेलम। ठीक है, तो जो डर्मेटोजन होती है वो भ्रूण से बाहरी त्वचा का निर्माण करती है। वो बाहरी त्वचा होती है वो डर्मेटन होती है, और जबकि आंतरिक त्वचा होती है जो बीज पत्राकार बीज पत्रों के विभजोतक और प्राक आधात्र का निर्माण करती है, वो कौन सी होती है,
आंतरिक होती है। उसकी संरचना कैसी होती है? हृदयाकार होती है, हृदय के आकार की होती है। इस हृदयाकार भ्रूण की दोनों पालियां दो विभाजनों द्वारा निर्माण करती हैं। ठीक है, जो ये दोनों पालियां होती है वो दो बीज पत्रों का निर्माण करती है। एक पाली से दो बनते हैं। ठीक है, दोनों पालियां अलग अलग होंगी और दो बीज पत्रों का निर्माण करेंगी, जिनके मध्य खांच में प्रांकुर का निर्माण होता है। जिनके मध्य में एक खांच होती है, उसमें क्या बनते हैं? प्रांकुर। इस प्रांकुर से प्ररोह तंत्र और मूलांकुर से मूलकत तंत्र का निर्माण होता है। जो प्रांकुर होता है उसके प्ररोह से प्ररोह तंत्र का, ठीक है, प्ररोह मतलब तना या फिर जो डालियाँ होती है वो प्ररोह होता है। ठीक है, उससे प्ररोह तंत्र और मूलांकुर से मूल तंत्र, मूलांकुर मतलब जो जड़ें होती है, उससे मूल तंत्र का निर्माण होने लगता है। ऊपर का हिस्सा भी बनने लग गया और नीचे का हिस्सा भी बनने लग गया। दोनों बीज पत्रों के संधि स्थल पर एक भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है, जिसे शीर्ष भाग को बीज पत्रोपरि तथा आधारीय भाग को बीज पत्राधार कहते हैं। इससे क्या बनते हैं? भ्रूणीय अक्ष बनते हैं। जो शीर्ष वाला होता है उसको कहते हैं पत्रोपरिक, और जो नीचे वाला होता है आधारीय भाग होता है उसको बीज पत्राधार कहते हैं। इस प्रकार एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज से बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर एक कोशिकीय द्विगुणित से बहुत सारी कोशिकाओं का भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। एक कोशिकीय से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, कोशिकाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बीज किसे कहते हैं? एक परिपक्व बीज की संरचना को समझाइए। बीज क्या होता है और एक परिपक्व बीज को हमको समझाना है कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं बीज। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि बीज होता क्या है। पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात आकारिकीय दृष्टि से निर्मित परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। जो पुष्प वाले जो पादप होते हैं उनमें निषेचन के पश्चात जो परिपक्व संरचना बनी है, ठीक है, जो परिपक्व बीजांड बना है, उसी को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। पुष्पीय पादपों का अंतिम उत्पाद बीज होता है। जो पुष्प वाले पादप होते हैं उनका अंतिम उत्पाद क्या होता है? बीज होता है। अंतिम उत्पाद बीज बनता है। बीज बीजाणुद्भिद की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि बीज में संपूर्ण पादप निहित होता है। जो बीज होता है वो बीजाणुद्भिद की प्रमुख संरचना होती है, क्योंकि इसी के अंदर, बीज के अंदर ही पुष्प की सारी संरचनाओं को विकास करने की क्षमता होती है। तो एक परिपक्व बीज की संरचनाएं देखेंगे हम। तो परिपक्व बीज के कितने भाग होते हैं? यहाँ पर होते हैं कि बीजावरण होता है, एक तो बीजपत्र होता है, भ्रूण होता है, भ्रूणपोष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि एक प्रारूपिक परिपक्व बीज मुख्य रूप से निम्न भागों से मिलकर बना होता है: बीजावरण, बीजपत्र, भ्रूण और भ्रूणपोष। ठीक है, तो इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बीजावरण क्या होता है। ठीक है, बीजावरण क्या होता है? बीज के बृहत्तम सुरक्षात्मक आवरण को बीजावरण कहते हैं। जो बीज के सबसे भारी जो आवरण होता है, ठीक है, उसको ही बीजावरण कहते हैं। नाम से मतलब बीज मतलब बीज, आवरण मतलब आवरण। ठीक है, बीज जिसका संविच्छेद करेंगे तो बीज प्लस आवरण, बीज के ऊपर जो आवरण है उसी को बीजावरण कहते हैं। तो ये क्या काम करता है? इसका विकास अध्यावरण से होता है। तो बीजावरण किससे बनता है? अध्यावरण से। ठीक है, एक परिपक्व बीज में एक या दो बीजावरण होते हैं। जो परिपक्व बीज होता है जिसमें, उसमें एक या फिर एक से अधिक भी बीजावरण होते हैं। एक होता है या फिर दो हो सकते हैं। ठीक है, बीज के बाह्य आवरण को टेस्टा और अंतिम आवरण को टेगमन कहते हैं। ठीक है, जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, उसको तो बोलते हैं टेस्टा, और जो अंतिम आवरण होता है बाहरी के बाद में अंतिम, ठीक है, उसको बोलते हैं टेगमन कहते हैं। तो बीज आवरण के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि बीज पत्र क्या होता है। एक परिपक्व बीज में एक या दो बीज पत्र होते हैं। जो परिपक्व बीज होता है, ठीक है, बीज जो हम बोने के काम में लेते हैं वो परिपक्व ही होता है। उसमें क्या क्या होता है कि एक परिपक्व बीज में एक या फिर दो बीज पत्र होते हैं, या तो एक होगा या फिर दो बीज पत्र होते हैं, जिसमें भ्रूण के विकास हेतु भोजन संग्रहण होता है। तो बीज पत्र में क्या होता है? भ्रूण का जो विकास होता है तो उसके लिए भोजन संग्रहण का कार्य करता है, अथवा भोजन भ्रूणपोष में स्थित होता है, या फिर भोजन कहाँ पर स्थित होता है? भ्रूणपोष के अंदर। ठीक है, बीज पत्रों में प्रचुर मात्रा में भोजन संचय या खाद्य संचय होता है। जो बीज पत्र होते हैं उनमें ही प्रचुर मात्रा में खाद्य संचय या फिर भोजन का संचय होता है। संचय मतलब इकट्ठा रहता है। अगला देखते हैं कि भ्रूण या भ्रूणपोष क्या होता है। एक बीज का सबसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण भाग होता है। जो भ्रूणपोष होता है वो बीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया।
भ्रूण की उत्पत्ति युग्मनज से होती है। जो भ्रूण है उसकी जो भ्रूण है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? युग्मनज से। निषेचन के बाद जो एग बनेगा उससे होती है। भ्रूण में एक ध्रुवीय अक्ष होता है जिसे टेगेलम कहते हैं। जो भ्रूण होता है उसमें एक ध्रुवीय अक्ष होता है। ध्रुवीय अक्ष मतलब एक दिशा होती है, ठीक है, उसे हम किसे क्या कहते हैं? टिगेलम कहते हैं। इस टिगेलम या भ्रूणीय अक्ष से एक या दो बीज पत्र जुड़े होते हैं। इससे कितने बीज पत्र जुड़े होते हैं? या तो एक या फिर दो। अगला देखते हैं कि भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीज पत्र के जुड़ने के स्थान एवं मूलांकुर के मध्य स्थित होता है उसे बीजापत्रधार या फिर हाइपोपोलाइल कहते हैं, ठीक है। जो भ्रूणीय अक्ष के वो जो भाग होते हैं, ठीक है, वो बीज पत्र से जुड़ने के स्थान पर और मूलांकुर के मध्य स्थित होते हैं, ठीक है। बीज पत्र के और मूलांकुर के मध्य स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बीज पत्राधार, ठीक है। इसी प्रकार भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीज पत्र के जुड़ने वाले स्थान के ऊपर तथा प्रांकुर के बीच स्थित होता है उसे बीज पत्रोपरि कहते हैं, ठीक है। जो भ्रूणीय अक्ष और उसके प्रांकुर के बीच में स्थित होता है उसको कहते हैं बीज पत्रोपकरी, ठीक है, बीज पत्रोपकरी के कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बीज प्रसुप्ति, ठीक है। बीज प्रसुप्ति क्या होता है? ठीक है, बीज प्रसुप्ति का मतलब होता है बीज जब प्रसुप्त अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था कौन सी होती है? जब बीज उगता नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास गेहूं का बीज है, ठीक है, तो जब हमारे पास रखा हुआ है तब तो नहीं उगता वो, लेकिन जैसे ही उसको डालते हैं, ठीक है, खेतों में, तो वो क्या होता है? उग जाता है। तो हमारे पास जिस अवस्था में रखा हुआ है उसी अवस्था को कहते हैं प्रसुप्ति अवस्था। तो बीज प्रसुप्ति क्या होती है देखते हैं। पादपों में निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बनने के बाद जैसे बीज परिपक्व होता है वैसे वैसे उसके अंदर जल की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण एक शुष्क बीज का निर्माण होता है। शुष्क बीज में लगभग 8 से 10% जल होता है। जल की इस कमी के कारण बीज की समस्त उपापचय क्रियाएं अत्यधिक धीमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण का परिवर्धन और सक्रिय रूप रुक जाता है। इस अवस्था को ही बीज प्रसुप्ति या बीज प्रसुप्ति कहते हैं, ठीक है। होता क्या है? जब बीज पूरा बन जाता है तो बीज बनने के बाद वो गीला रहता है, ठीक है। जैसे हमारे बाजरा होता है, ठीक है, बाजरा होता है वो बन गया है, परिपक्व हो गया, तो परिपक्व होने के बाद उसमें जल की मात्रा है, वो गीला है। अगर वो गीला ही रहेगा तो वो क्या होगा? बाजरा उगने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर उसको हम सुखा देते हैं, उसके अंदर जो 10%, ठीक है, जल होता है, 8 से 10% जल होता है, उसको भी हम सुखाकर निकाल देते हैं, तो वो प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। उसको लंबे समय तक हम रख सकते हैं, ठीक है। और अगर उसका जल नहीं निकाल पाए, ठीक है, जल को नहीं सुखा पाए, तो वो क्या जल्द ही उग जाएगा। तो जल को सुखाकर, ठीक है, उसको जब बीज है वो अत्यधिक समय तक ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसका जल धीरे धीरे कम हो जाता है, और वो जल कम होने के बाद उसको क्या होता है? वो उग नहीं पाता है। तो ऐसी अवस्था को ही बीज प्रसुप्ति कहते हैं। और बीज प्रसुप्ति हमारे लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बाजरा निकलवाया हमने, ठीक है, बाजरा निकलवाने के बाद में वह गीला रहता है, तो अगर हमने उसको सुखा लिया तो वो नहीं उगेगा। उसको हम काम में ले सकते हैं। जो उसके अंदर जो भ्रूणपोष है वही तो काम में लेते हैं हम खाना बनाने के, ठीक है। जैसे बाजरे की रोटी बनती है, ठीक है, बाजरे का चूरमा बनता है, वो मेन फल ही तो होता है, उसके अंदर ही तो जो पोष होते हैं, भ्रूणपोष होते हैं, उनका ही तो बनता है, वही तो प्रोटीन होता है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर बीज को सुखाया नहीं गया, उसके जो जल है उसको सुखाया नहीं गया, तो जैसे हमने बाजरा निकलवाया वो फिर से उगने लग जाएगा। तो ये क्रिया चलती रहेगी, तो फिर बाजरा हमारे काम क्या आया? कुछ काम नहीं आएगा। तो बीज को प्रसुप्त करके ही हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लगे कि हमें इसको वापस से उगाना है, वापस से प्रसुप्ति को तोड़ना है, तो हम क्या करते हैं? उसको जल दे देते हैं। उसको जल की मात्रा कम होने से ही वह उगा नहीं था, और जब उसको जल दे देंगे तो उसकी प्रचुर मात्रा में जल मिलेगा, और मिलने के बाद में वो क्या होगा? वापस उगने लग जाएगा, ठीक है। मान लो कोई बीज है, उसको हम एक जगह पे डाल देंगे, लेकिन जब तक उसको जल नहीं मिलेगा कहीं से भी तो वो नहीं उग पाएगा, अगर उसके जल को हमने पहले ही सुखा दिया है तो, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा कि भ्रूण की निलंबित सजीवन अवस्था। ये क्या होता है? जब एक शुष्क बीज में उपस्थित भ्रूण निष्क्रिय किंतु जीवित अवस्था में बना रहता है तो भ्रूण की इस अवस्था को भ्रूणीय निलंबित जीवन
अवस्था या संजीवन अवस्था कहते हैं। यह जल की अत्यधिक कमी के कारण होती है। इसमें क्या होता है, जब एक शुष्क बीज में उपस्थित भ्रूण निष्क्रिय हो जाता है, जो बीज में उपस्थित जो भ्रूण है वो निष्क्रिय हो जाता है जल की कमी के कारण, तो इस अवस्था को ही निलंबित संजीवन अवस्था कहते हैं। तो निष्क्रिय होने के बाद में वो कितने दिनों तक सजीव अवस्था में ही पड़ा रह सकता है, उसी की जो जीवन अवस्था होती है उसको ही कहते हैं क्या, निलंबित संजीवन अवस्था। तो अगला पॉइंट है हमारा कि फल, फल क्या होता है या फिर फल किसे कहते हैं। फल की परिवर्धन प्रक्रिया को समझाना है। बीज बन गया, बीज से फल बनेगा, ठीक है, बीज या फिर फल। तो फल क्या होता है, फ्रूट्स क्या होते हैं। पुष्पीय पादपों में सामान्यतः निषेचन के बाद पुष्प के निषेचन अंडाशय से बनने वाली संरचना को ही फल कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं पुष्प का परिपक्व भाग या निषेचित अंडाशय भाग ही फल कहलाता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं निषेचन के बाद जो पुष्प में निषेचित अंडाशय बना है उसी को हम फल कहते हैं, या फिर परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं फल के परिवर्धन की प्रक्रिया। जो फल होता है वो किस प्रकार से परिवर्धित होता है वो देखते हैं। बीजांड एवं अंडाशय में संश्लेषित वृद्धि हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय के ऊतकों में तीव्रता से सेल विभाजन होता है, ठीक है। और अंडाशय की भित्तियां छिलेका या फिर फल की दीवार में विकसित हो जाती हैं, जिसे फल भित्ति या पेरिकोर्य कहते हैं। क्या होता है, जब अंडाशय होता है वो विकसित होता है, तो विकसित होने के बाद में प्रभाव से अंडाशय के ऊतकों में तीव्रता से सेल विभाजन होता है, ठीक है। अंडाशय के जो आंतरिक भाग होते हैं उनमें तीव्रता से सेल विभाजन होगा, और अंडाशय की भित्ति है वो छिलके का निर्माण कर लेती है, और जो मध्य की फल भित्ति होती है, ठीक है, वो क्या होती है, पेरिकार्य कहलाती है। फल धीरे धीरे विकसित हो जाता है, ठीक है। एक लेयर बाहर बन जाती है जो क्या होती है, छिलका कहलाता है, और अंदर जो है गूदा होता है, अंडाशय भाग होता है, ठीक है, उसे फल भित्ति कहते हैं। आगे है परिवर्धन के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं। परिवर्धन के आधार पर, ठीक है, बनने के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं। देखिए क्या है, सत्य फल या वास्तविक फल, या और दूसरा है आभासी फल या असत्य फल। तो क्या होते हैं देखते हैं। ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के निषेचन अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहेंगे, जैसे आम, अमरूद, बेर, जामुन, ठीक है। पुष्प के जो अंडाशय से ही फल बनेगा उसे हम सत्य फल कहेंगे। और दूसरा है आभासी फल। ऐसे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्प का कोई अन्य भाग सहयोग करता है तो उसे आभासी फल कहते हैं। और जिन फलों में क्या होगा, अंडाशय की मदद करेगा अगर कोई भाग, तो उसे असत्य फल कहेंगे, ठीक है। अंडाशय के फल बनने में अगर कोई और भाग मदद करता है, ठीक है, तो उसे असत्य फल या फिर आभासी फल कहेंगे। और जो अंडाशय के अलावा, ठीक है, अन्य पुष्पी अंगों से भी फल बनते हैं, इनको आभासी फल कहते हैं, ठीक है। जैसे अखरोट, नाशपाती, सेब, स्ट्रॉबेरी, ये असत्य फल के उदाहरण हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कि बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, यह किन किन कारणों से उत्पन्न होती है। पहले बहुभ्रूणता की डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि बहुभ्रूणता किन किन कारणों से होती है। तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। एक बीज में अगर एक से ज़्यादा भ्रूण होंगे तो वह बहुभ्रूणता कहलाएगी। बहुभ्रूणता की खोज ल्यूएनहोक ने संतरे के बीजों में की थी। संतरे के बीजों में बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, ल्यूएनहोक ने की थी। बीज निर्माण के दौरान सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण बनता है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे भ्रूण भी बन जाते हैं, ठीक है। सामान्यतः तो एक ही भ्रूण बनता है एक बीज में, लेकिन कभी कभी बहुत सारे भ्रूण भी बन जाते हैं। इसी अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। पुष्पीय पादपों में सिट्रस कुल, ठीक है, पुष्पीय पादपों में कौन सा कुल, सिट्रस कुल, जिसमें कौन कौन से आते हैं, नींबू, संतरा, तंबाकू, इनमें बहुभ्रूण पाए जाते हैं, इनमें बहुभ्रूणता का गुण पाया जाता है। और अब देखते हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, इसके बाद में ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है, समाप्त हो जाएगा मतलब। और ये चैप्टर का ये आखिरी पॉइंट है, बहुत बड़ा चैप्टर था और हमने इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से कवर किया है। अगर आपने इस चैनल के माध्यम से इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर टैप करके सारी वीडियोस को क्रम वाइज देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो आप अच्छे प्रकार से
इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आखिरी टॉपिक देखते हैं हम, बहुभ्रूणता उत्पन्न होने के कारण। बहुभ्रूणता बीजों में किन किन कारणों से उत्पन्न होती है, तो देखते हैं। बहुभ्रूणता असंग जनन द्वारा उत्पन्न होती है। जब असंग जनन होता है तो बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। और इसके उपयोग क्या है, बहुभ्रूणता के उपयोग देखते हैं। बहुभ्रूणता से उत्पन्न पौधे अधिक संकरों और गुणों से परिपूर्ण होते हैं। जो बहुभ्रूणता से उत्पन्न जो पौधे होते हैं उनमें बहुत सारे गुण अधिक होते हैं। इससे उत्पन्न सभी पौधे मादा जनक के समान होते हैं। जो बहुभ्रूणता से जो उत्पन्न जो भी पौधे होंगे वो किसके समान होंगे, मादा जनक के समान होंगे। बहुभ्रूणता के द्वारा रोग मुक्त क्लोन उत्पन्न किए जाते हैं। तो बहुभ्रूणता के द्वारा रोग मुक्त पौधे या क्लोन उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुभ्रूणता का भी टॉपिक क्लियर हो चुका होगा आपको। तो वीडियो, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आपको तैयारी कराने में। ठीक है, तो मेहनत को आपको समझना है और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और नेक्स्ट वीडियोस के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।